जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसके रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में कि किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो इसके रेसिस्टेंस कितने गुना बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर को स्ट्रेच करने पर रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक वायर है जिसकी लेंथ L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और वो जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि वायर को स्ट्रेच करने पर वायर का मटेरियल तो नहीं चेंज होगा, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग खींचने के बाद जो उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो रो ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। बट आफ्टर स्ट्रेचिंग उसका जो लेंथ है मान लेते हैं वो n टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, लेंथ को हमने n गुना खींचकर बड़ा कर दिया, तो वहाँ पर जो एरिया है वो तो जो वायर है उसको खींचने पर वो तो पतला हो जाएगा, तो वहाँ पर वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो n टाइम्स कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि वायर को खींचने पर उसका वॉल्यूम तो नहीं चेंज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पर कि हमें ध्यान रखना है कि वायर का जो भी वॉल्यूम है वो नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम विल नॉट चेंज। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट केस में अगर हम रेसिस्टेंस को लिखें तो R इक्वल टू हो जाएगा रो L बाई A, ये रेसिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। सेकेंड केस में अगर हम लिखेंगे तो रेसिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नहीं चेंज होगा क्योंकि मटेरियल नहीं चेंज हुआ है। और जब हम लेंथ लिखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा n टाइम्स L, और जब एरिया लिखेंगे तो हो जाएगा A डिवाइडेड बाई n। इसको जब हम अच्छे से रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा R इज इक्वल टू रो, ये वाला जो नीचे वाला जो n है ये ऊपर वाले n के साथ आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A और इनटू हो जाएगा n का स्क्वायर। ये मान लेते हैं इसको ये R1 है और यहाँ पे ये R2 है। पहले कंडीशन में रेसिस्टेंस R1 इज इक्वल टू रो L बाई A, दूसरे कंडीशन में रेसिस्टेंस R2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L बाई A इंटू n स्क्वायर। तो जब हम इसको पहले केस के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर R2 की जो वैल्यू मिलेगी यानी कि जो नया रेसिस्टेंस होगा दैट R2 इज इक्वल टू क्या है रो L बाई A इंटू है n स्क्वायर। तो इसको इतना तो हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल में R1 के इक्वल है, ये तो अपना R1 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स R1, यानी कि बाद का जो रेसिस्टेंस होगा यानी कि जो आफ्टर स्टिचिंग जो रेसिस्टेंस होगा वो पहले वाले रेसिस्टेंस का n स्क्वायर टाइम्स होगा। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने पास एक इक्वेशन है, इसका यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R1 टाइम्स। तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में वायर को स्ट्रेच करने पर उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, और यहाँ पर अगर हम वायर के लेंथ को 3 टाइम्स लेंथ को इंक्रीज़ कर दें तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो 9 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरीके से लेंथ को अगर हम 4 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं तो जो रेसिस्टेंस होता है वो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स इंक्रीज़ होता है। ये था स्ट्रेचिंग ऑफ वायर।